एक सेल है, दिस इज एनिमल सेल और प्लांट सेल, कोई बता सकता है मुझे? Animal cell. Animal cell. Animal cell. Very good, very good. Why it is animal cell? Because it has And no cell because wall, there is just no one because cell it cell lacks wall. cell wall. Very good. कम से कम इतना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें सेल वॉल नहीं है, देन इट इज प्लांट सेल नहीं है, ये इट इज योर एनिमल सेल. वेरी गुड. चिल्ड्रन को इंटरेस्ट, आप, मुझे लग रहा है कि आप समझने लगे हो. सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म चिल्ड्रन? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है और ये न्यूक्लियस दिख रहा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लाइट ब्लू कलर का फ्लूइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सारा जो ग्राउंड स्ट्रक्चर आपको, ग्राउंड मटेरियल दिख रहा है, ये ब्लू कलर का. मतलब एक बैलून के अंदर जब आप पानी भर देते हो तो बैलून का एक स्ट्रेच्ड शेप हो जाता है और उसके अंदर ग्राउंड मटेरियल क्या है? पानी. ठीक है. और अगर आप इसी बैलून में छोटे छोटे थर्मोकोल के बॉल्स डाल दो तो वो बैलून के अंदर तैरते रहेंगे. तो आप वैसे समझ सकते हो कि ये ऑर्गेनेलीज है और बैलून के अंदर भरे हुए पानी में ये तैर रहे हैं. ठीक है. और ये मेम्ब्रेन है बैलून का जो कि इसको एक शेप दिया हुआ है. तो एक सेल का शेप जो होता है वो डिसाइडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज द फ्लूइड इनसाइड. बैलून का शेप, आप कम पानी डालोगे तो बैलून का शेप कुछ और होगा, आप ज्यादा पानी डाल दोगे तो बैलून का शेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. तो बैलून का जो शेप है वो उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड पर डिपेंड करता है. तो सेम इज द केस हियर. एक सेल का जो शेप होता है वो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द ग्राउंड मटेरियल इनसाइड इट डिसाइड्स इट्स शेप. तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म चिल्ड्रन? इट इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल enclosed by plasma membrane. ठीक है ना. जो फ्लूइड, जो ग्राउंड मटेरियल, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आपका प्लाज्मा, ये आपका साइटोप्लाज्म. प्लाज्म का मतलब मैंने पहले भी बताया था, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड. लिटिल विस्कस, ये थोड़ा सा विस्कस होता है. विस्कस का मतलब होता है थोड़ा, जब आप इसको टच करोगे तो थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी लगता है. हाँ, जैसे कि आप हनी को टच करते हो तो थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी लगता है ना, और पानी को टच करते हो तो थोड़ा स्टिकी पानी भी है बट नॉट एज हनी, कम है. तो वाटर इज वेरी लेस विस्कस. अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो आवर साइटोप्लाज्म इज 80% एज विस्कस एज वाटर. अगर वाटर 100% विस्कस है तो इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी 80%, ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर है, मतलब वाटर से थोड़ा कम है. ठीक है ना. वाटर की विस्कोसिटी से इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है. आई एम सॉरी, लिटिल विस्कस, पानी से थोड़ा ज्यादा विस्कस, थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी. ऑल्सो टर्म्ड एज, इसका स्पेलिंग करेक्ट कर लो, CYTOSOL. ये एस एक्स्ट्रा आ गया बेटा, इसको कट कर लेना. इसको और कहते हैं साइटोसोल. सोल एक तरह का सॉल्यूशन होता है इसको, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म का सोल है, मतलब सॉल्यूशन है, तो इट इज आल्सो नोन एज साइटोसोल. करेक्ट द स्पेलिंग, CYTOSOL, साइटोसोल. तो ये आपका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म का. नाउ द नेक्स्ट. ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोप्लाज्म. सिग्निफिकेंस का मतलब आप समझते हो ना कि इसका रोल क्या है हमारे. Important. Yes. It contains dissolved nutrients. जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या है? डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स है. मतलब दे कैन हैव प्रोटीन, दे कैन हैव कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दे कैन हैव अदर मिनरल्स आल्सो, which is very important for the cell. आपको पता है ना कि हमारे लाइफ के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Without nutrients we cannot survive. तो cell also they need some nutrients. तो ये nutrients कहाँ होते हैं? They are dissolved in the cytoplasm. They dissolve waste product. They have the capability. जैसे अगर सेल में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आ जाए, यानी कि कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज किसी तरह का भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करे, तो वो वेस्ट मटेरियल को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, वेस्ट मटेरियल को डिसॉल्व कर लेता है. ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, each performs a specific function without which the cell cannot function as a whole. What does it mean?
ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज, इवन द न्यूक्लियस, और ये सारे ऑर्गेनेलीज इसी साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, मतलब प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप एक बास्केट लेते हो या कोई बकेट लेते हो और बकेट में पानी भर देते हो, ठीक है, और पानी भर के छोटे छोटे नाव या छोटे छोटे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपके बॉल हैं या थर्मोकोल के बॉल है या और भी कुछ चीजें हैं जो आप टब में डाल देते हो, तो क्या होता है कि वो प्रॉपरली अपना तैरता रहता है पानी में, ठीक है। मगर आप इमेजिन करो कि जैसे ही आप टब से पानी निकाल दोगे, नीचे से एक छेद कर दो, टब का पानी निकल गया, तो ये सारी जो चीजें आपने टब में डाल के रखी हुई हैं, क्या होगा, वो सब एक जगह आके एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगे। दे विल नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट पोजीशन टू गेट, दे विल नॉट बी फ्लोटिंग, ठीक है ना। सब नीचे, टब के नीचे सब एक दूसरे में चिपक के बैठ जाएंगे, तो उनका एग्जिस्टेंट खत्म हो जाएगा। और ये क्या करता है कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है कि ये आराम से अपना डिस्टिंक्ट पोजीशन पर ये मौजूद रहे। तो ये सारे एम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में ही, इवन न्यूक्लियस ऑल्सो। इट कंट्रोल्स द शेप ऑफ द सेल टू एन एक्सटेंट। मैंने आपको कहा कि ये शेप भी देता है, क्योंकि बैलून के अंदर जो पानी हम भरते हैं उसी की वजह से उसका शेप होता है। यहाँ भी जो साइटोप्लाज्म है, इट गिव्स शेप, इट कंट्रोल्स द शेप। इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जानना नहीं है, बस इतना जानना है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें भी साइटोप्लाज्म का रोल होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, और ये मॉलिक्यूल्स ही साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन से इट हेल्प्स इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको डिटेल में नहीं जानना, बट आपको इतना जानना है कि इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। द नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेलीज, जो मैंने अभी कहा कि साइटोप्लाज्म में वी आर हैविंग ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये आपका एनिमल सेल है, ये आपका प्लांट सेल है। Here is a nucleus and all others organelles are just present embedded in the cytoplasm. यहाँ भी आप देखिए सारे जो organelles है वो साइटोप्लाज्म में embedded है, ठीक है। Several cell organelles are suspended in cytoplasm. Each organelle is surrounded by its individual membrane in eukaryotic cell. Children, we have already discussed the difference between eukaryotic and prokaryotic. The primitive cells जो होते हैं prokaryotic cell, उसमें काफी distinct या definite nucleus नहीं होता, because the nucleus is without nuclear membrane. इसमें prokaryotic cell में बहुत सारे organelles भी नहीं होते, और उनके अगर होते भी हैं तो प्रॉपर सेल में उनके मेम्ब्रेन नहीं होते। बट इन यूकैरियोटिक सेल वी आर हैविंग ऑल द ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड, और ऑल द ऑर्गेनेल्स विद प्रॉपर मेम्ब्रेन, मतलब हर ऑर्गेनेली का अपना मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वो बाउंडेड है, तो सब डिस्टिंक्ट है, सब आपको अलग अलग दिख रहा है, ओके। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक बार फिर से देख लेते हैं। दे आर एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosome, mitochondria, plastid, vacuoles, and we will just see one by one these things. पहला हम लोग ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, that is endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? Children, आप new, yes it is, the question is what is endoplasmic reticulum? न्यूक्लियस के पास आप ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कैन यू सी दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स? दो तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, वन इज जिसके ऊपर छोटे छोटे वॉल्स दिख रहे हैं, दे आर राइबोसोम्स, तो इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है जिसमें राइबोसोम नहीं है, दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, अभी आप देखिए व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This endoplasmic reticulum is a complex network of membrane bounded tubules. ये ट्यूब्स के ट्यूब जैसे होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, ट्यूब के जैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब ट्यूब्स के बाहर में मेम्ब्रेन होता है,
tubular, round or oblong structures. Looks different in different cell depending on its function. अलग अलग सेल में इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग दिखता है. And they are of two types. One is rough endoplasmic reticulum, other is oblong का मीनिंग क्या होता है? oblong, थोड़ा सा जैसे oblique स्ट्रक्चर, अंडे के जैसा, थोड़ा सा मतलब ट्यूब तो है, राउंड भी हो सकता है और थोड़ा राउंड से थोड़ा सा फैला हुआ, मतलब थोड़ा आप एक राउंड सा चीज को खींचेगा तो लॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाता है. ओके ओके, तो आप यहाँ पर हम नेक्स्ट देख राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मैं दिखा रही हूँ. दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से लगा हुआ ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, और इसमें छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसमें छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं. दिस डॉट्स आर नथिंग बट दे आर राइबोसोम. चिल्ड्रन, क्या आप मुझे बता सकते हो राइबोसोम कहाँ बनता है? मैम लाइसोसोम्स में. मैम न्यूक्लियोलस. वेरी गुड, मैं पॉइंट भी कर रही हूँ. ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन है जिसमें पोर्स हैं. ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है राइबोसोम, और ये राइबोसोम इस पोर से होके निकल के बाहर आता है, एंड दे गेट कलेक्टेड in the endoplasmic reticulum, and when they are present in the endoplasmic reticulum makes it rough. It looks very rough, that's why they are known as rough endoplasmic reticulum. और थोड़ा बाहर में आप आके देखिए, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, तो they are the endoplasmic reticulum which is not having ribosomes, तो ये कहलाते हैं smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, तो this is rough, this is smooth. डिफरेंस क्या है? जो रफ होते हैं उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, और जो स्मूथ होते हैं उसमें राइबोसोम नहीं होता है. Am I clear to this? Yes, ma'am. Okay. Just you see, ribosome attached to its surface. अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. तो ऊपर में आप हेडिंग लिखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ मिसिंग है हेडिंग, आप यहाँ पे लिखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ribosomes are attached to its surface. These ribosomes help in the synthesis of protein. So protein manufactured in ribosome. Ribosome का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना. ओके, और फिर जब प्रोटीन बन जाएगा तो उसको ट्रांसफर भी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेदर इट इज रफ और स्मूथ, रफ और स्मूथ का डिफरेंस क्या होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम्स होता है. ओके, उनमें राइबोसोम्स होता है. राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना. और जो प्रोटीन है, प्रोटीन का तो बहुत सारा काम होता है. प्रोटीन सेल को सपोर्ट भी करता है, एक तरह का न्यूट्रिएंट भी है सेल के लिए. और प्रोटीन और लिपिड से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना हुआ है, यानी कि प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में भी काम करता है. तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है? इन द राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? कि ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, जो प्रोटीन इसने बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है इन एंड आउटसाइड, इन विद इन द सेल, पूरे साइटोप्लाज्म में जहां भी इसका रिक्वायरमेंट है. अब अगर हम लिखें व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गिव द हेडिंग स्मूथ. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऊपर में आप हेडिंग लिखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स. तो ये इनका काम क्या है? दे हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड्स. चिल्ड्रन, आप बताइए फैट एंड लिपिड का क्या काम है?
हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो लिपिड्स का, प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में प्रोटीन्स भी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में लिपिड्स भी चाहिए। तो ये प्रोटीन और लिपिड्स कौन बनाता है? अगर मैं एज अ होल बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है, बट जो बनना है दो अलग जगह पे बनता है। रफ के पास राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बनाता है, के पास राइबोसोम है तो वो फैट एंड लिपिड्स बनाता है। एम आई क्लियर? द फंक्शन इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं एज अ होल। ऊपर में आप लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज अ होल मैं बात कर रही हूँ, स्मूथ की अलग से और रफ की अलग से नहीं, एज अ होल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इट मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक। लिपिड्स कौन बनाता है? फैट्स एंड लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज अ होल अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर, व्हिच इज यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। एंड दे आर आल्सो यूज्ड एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हमारे बॉडी में एंजाइम्स का क्या काम है? आपको पता है कि बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं they are performed with the help of enzymes। तो ये enzymes and hormones हमारे बॉडी में बहुत काम करते हैं, और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो ये मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, they are also used as enzymes and hormones। Endoplasmic reticulum act as a channel to transport lipids and other lipid materials to different parts of the cell। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल्स बना रहा है, दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो वो ट्रांसपोर्ट भी करता है उसको, वो उसको ट्रांसपोर्ट, चैनल है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पूरे एंटायर सेल में उन मटेरियल को जहां जहां उनकी जरूरत होती है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम है, तो पहला फंक्शन है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल्स, और तीसरा फंक्शन है detoxifies poisons and drugs। Children, by any means, किसी तरह से भी अगर ये सेल के अंदर किसी तरह का पॉइजन या ड्रग अंदर चला गया है जो कि हार्मफुल है सेल के लिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करने की भी ताकत रखता है। एम आई क्लियर? कुछ हद तक उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब उनके असर को, पॉइजन और ड्रग्स के असर को खत्म कर देता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बोलो। हम एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या अंतर है? हार्मोनल, देखो आप सुनते होंगे हार्मोन्स जो होते हैं, आपने सुना होगा कि भाई अब बच्चे टीनेजर हो रहे हैं, बड़ा हार्मोनल चेंजेस आ रहा है बच्चे में। लड़कों में थोड़ा सा दाढ़ी मूछ निकलने लगता है, फिर उनका बहुत सारा अंदर से उनके चेंजेस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं। तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है क्योंकि बच्चे अब चाइल्डहुड से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो वहाँ बहुत हार्मोनल इनबैलेंस होती है। हमारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत सारा हेल्प करते हैं। जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारे बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द नेक्स्ट ऑर्गेनेली। एंड राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट ऑर्गेनेली? गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। गिव द हेडिंग, गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे, इस ऑर्गेनेली को पहली बार माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने या इसको डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द गोल्गी एपरेटस, इस ऑर्गेनेली। और उनके नाम पर ही इस एपरेटस का इस किया गया है गोल्गी बॉडी। एम आई क्लियर? ये बात सबको क्लियर हो रहा है व्हाट आई मीन टू से? Yes, ma'am. में जो ये यस मैम। Yes, ma'am. पहले देखने वाले
पहले डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी, तो उन्हीं के नाम को ऑनर देते हुए इस apparatus का, इस ऑर्गेनेली का नाम भी दिया गया गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी। क्लियर है? ये कैसा होता है? जस्ट यू सी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। चिल्ड्रन, डू यू नो वेसिकल? वेसिकल का मतलब होता है वेसल। वेसल, वेसल समझते हो ना, बर्तन घर में जैसे कटोरी है, ग्लास है, आप उसमें कोई चीज रख सकते हो, ठीक है, जग है, तो ये वेसल जैसा ही होता है जिसमें कोई चीज आप होल्ड कर सकते हो। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स और इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। सिस्टर्न, आप देखो यहाँ पर छोटे छोटे वेसल्स जैसे दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये फिर ये दिख रहा है, ये सारे वेसल्स जो है वो एक्चुअली कैसे अरेंज्ड है? पैरेलल। आप देख रहे हो पैरेलल अरेंजमेंट है इनका, लगभग, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, तो ऑलमोस्ट पैरेलल अरेंजमेंट है ये वेसल्स का। तो ये बहुत छोटे छोटे वेसल्स है और ये सब एक ही जगह से जुड़े रहते हैं, दैट इज स्टैक। एक जगह वो स्टैक्ड होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं सिस्टर्न्स। एक एक वेसल्स जो है, एक एक जो वेसल्स आपका दिख रहा है, ये जो वेसल्स है ये सब एक जगह लगे हुए, एक जगह पे सब स्टैक है, और इनको एक एक वेसल्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। ये एक सिस्टर्न है, ये एक सिस्टर्न है, तो ये सारे सिस्टर्न कहलाते हैं। दे आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, जैसे न्यूक्लियस के पास आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ठीक उसी के थोड़े से पास में ये आपका गोल्गी एपैरेटस होता है, ठीक है, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या है कि थोड़ा सा डाउटफुल है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये आपका जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लांट सेल में जो होते हैं ना, वो एक जगह पे स्टैक नहीं रहते, थोड़े से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं। मतलब कोई एक डेफिनेट जगह नहीं है जहां बता दोगे कि ये गोल्गी एपैरेटस है, तो ये थोड़े अलग अलग भी हो सकते हैं, स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। तो दे आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल में इनका नाम बदल जाता है। जब प्लांट सेल में हम गोल्गी एपैरेटस की बात करते हैं, देन दे आर नेम्ड डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल में गोल्गी एपैरेटस का नाम क्या है? डिक्टियोसोम्स। एनिमल सेल में हम गोल्गी एपैरेटस को प्रॉपर्ली गोल्गी एपैरेटस ही कहते हैं। गोल्गी एपैरेटस प्लांट सेल में भी होता है, बट दे आर नॉट स्टैक्ड एट वन प्लेस, दे आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप एक जगह पॉइंट नहीं कर सकते कि यही है गोल्गी एपैरेटस, क्योंकि वो थोड़ा अलग अलग भी होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पिक्चर में। तो वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड हेंस दे आर नेम, थोड़ा सा उसका नाम बदल जाता है, वहां पे हम इसको डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। एनी डाउट? यस मैम, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो मैम उसी को बोलते हैं गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स आप बोलिए, गोल्गी एपैरेटस आप बोलिए, गोल्गी बॉडी आप बोलिए, ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स आर सेम, नाम अलग अलग है, बात हम गोल्गी बॉडी की ही कर रहे हैं। गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं उनको, कहीं कहीं गोल्गी एपैरेटस लिखा रहता है, कहीं कहीं गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी लिखा रहता है। क्लियर? मैम, इस टॉपिक का हेडिंग क्या था? गोल्गी एपैरेटस। हम एक ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं आपको ना, ऊपर में लिख लो, हेडिंग लिखते जाओ, गोल्गी एपैरेटस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, गोल्गी एपैरेटस का रोल क्या है। तो इट हेल्प्स इन द मटेरियल्स मैन्युफैक्चर्ड इन endoplasmic reticulum is dispatched to various parts inside and outside of the cell through Golgi apparatus. तो गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन क्या है, ऊपर में आप हेडिंग दीजिए, फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस, फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ मटेरियल बनाता है, अभी हमने देखा क्या मटेरियल बनाता है, रिकॉल करो। Proteins and lipids. Very good. Ma'am, proteins and molecules. Lipids. Very good.
तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ये खुद भी ट्रांसपोर्ट मैम Yes. मैम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है मैम, लिपिड या फिर प्रोटीन? स्मूथ, पहले आप देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ क्यों है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम है और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो स्मूथ अब बचा हुआ चीज कौन बना रहा है? फैट एंड लिपिड्स, दैट इज स्मूथ। उसके पास तो प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी है नहीं, उसके पास तो राइबोसोम है नहीं। क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। ओके। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल बनाता है ये खुद भी उसको ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द सेल, बट वो इसको थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करने में और ज्यादा मदद गोल्गी apparatus भी करता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है चीजें, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, उसको गोल्गी apparatus भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है ना? अब आप बताइए चिल्ड्रन, जो भी चीजें, ये जो प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, ये तो बहुत एक तरह का कहिए कि आप ये न्यूट्रिएंट्स है सेल के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए। ये बहुत जरूरत की चीज है। तो इनका स्टोरेज भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी बनाया अभी खा के खत्म कर दिया, वैसे वाली बात नहीं है, क्योंकि बैकअप भी तो चाहिए। तो बैकअप के लिए ये स्टोरेज भी करते हैं। तो दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सेक्रीशंस। जो भी सेलुलर, जो सेल के अंदर जो भी सेक्रीशंस हो रहे हैं, जो एंजाइम्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, सेलुलोज बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं ना, इनको स्टोर करने का भी ये काम करता है, स्टोरेज का भी। कि जब मान लो कभी उनकी जरूरत हुई, जैसे घर में मम्मी कैसे स्टोर करके रखती है, ढेर सारा चीनी, ढेर सारा चावल, ढेर सारा आटा। रोज उतना चावल आटा थोड़ी खर्च होता है। थोड़ा सा चावल निकाला, बनाया, बैकअप है ना किचन में। अभी लॉकडाउन है तो बैकअप नहीं रखोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। है कि नहीं बेटा? तो यहाँ भी आपका जो गोल्गी apparatus है, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सेक्रीशन। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दे सिंथेसाइज और दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है, जो ऑर्गेनेल है, जो अभी हम पढ़ेंगे इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो ये कहाँ बनता है लाइसोसोम? ये सेल ऑर्गेनेली को कौन बनाता है? गोल्गी apparatus. So these are the 3 important function of Golgi apparatus. Have you noted down? Yes or no? Yes, ma'am. तो आगे बढ़े। यस मैम। So our next topic is, write down the heading, that is, बता सकता है कोई ये कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया था? लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है? लाइसोसोम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऊपर में हेडिंग दीजिए लाइसोसोम। सो व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम, ठीक है? तो लाइसोसोम क्या होता है? अभी मैंने कहा कि लाइसोसोम कौन बनाता है? एनीबॉडी इन द क्लास? Golgi apparatus. I'm Golgi apparatus. वेरी गुड, वेरी गुड। तो लाइसोसोम बनाने वाला हमारा जो ऑर्गेनेल है, दैट इज गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus मैन्युफैक्चर और सिंथेसाइजेस लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? ये ऐसा दिखता है, ये बिल्कुल इस तरह का दिख रहा है स्ट्रक्चर, और डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो कि किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें एनक्लोज्ड होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल, फिर हमने कहा वेसिकल का मतलब होता है वेसल लाइक, जिसमें कोई चीज कंटेन्ड हो रहा है। तो membrane bound vesicle containing variety of digestive enzymes, इसमें बहुत तरह के digestive enzymes होते हैं। तो ये digestive enzymes क्या करते हैं? मान लो कि किसी भी डाइजेस्ट करने में हेल्प। वेरी गुड। कोई भी आपके सेल में किसी भी, कोई भी मान लो कि ये सेल है, एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है ना?
यस मैम। तो मान लो कि यस मैम। इसमें सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। लाइसोसोम देखो यहाँ पे है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर में ये आपका लाइसोसोम है, दिख रहा है ये लाइसोसोम यहाँ पे, ये दिस इज योर लाइसोसोम। यस मैम। Yes, ma'am. ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर एक वेसिकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब क्या होता है कि मान लो ये आपका एंटायर सेल है, सेल में कोई भी ऑर्गेनेली का कोई भी हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस करे या कोई भी ऑर्गेनेली डैमेज हो जाए, ठीक है ना, तो ये डैमेज अगर हो जाता है या उनका डेथ हो जाता है ऑर्गेनेली का, तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब अब तो वो अनवांटेड मटेरियल हो, तो अनवांटेड मटेरियल को हमारा कोई सेल उसको रखेगा नहीं, तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई भी डेड ऑर्गेनेली या वेस्ट ऑर्गेनेली को या वेस्ट मटेरियल को सेल में जो भी है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। और मैम